ये टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में बेसिकली हम ये देखेंगे कि किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हुए उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगती है और उसको किस तरीके से फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इजीली ट्रेसेबल हों, जो इजीली क्वांटिफाई भी हों। जिस तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कार प्रोडक्शन की, तो कार प्रोडक्शन में आप जैसे ही कार को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि इसमें ग्लास लगा हुआ है विंडो बनाने के लिए, रबर यूज़ किया है टायर्स बनाने के लिए, स्टील यूज़ की है उसकी पूरी बॉडी बनाने के लिए। तो ऐसे मटेरियल जो आप प्रोडक्ट को देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इजीली ट्रेसेबल नहीं होते हैं और इजीली आप उसे क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से मशीनरी में लुब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं, क्लीनिंग सप्लाइज यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान, तो ये ऐसे मटेरियल हैं जो आप प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते कि इसमें और कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब कि वो मैन्युफैक्चरिंग में अपना डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही होती है। जिस तरीके से आप वो वर्कर्स या वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो, अगर मैं कार प्रोडक्शन की एग्जांपल कंटिन्यू करूं, तो इंजन असेंबल करने के वर्कर्स होते हैं या सीट इंस्टॉल करने के होते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते प्रोडक्शन में, लेकिन वो उस प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गए, मेंटेनेंस स्टाफ हो गई। फिर उसके बाद आता है एफओएच, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। इसमें जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है, डेप्रिसिएशन हो गई, मेंटेनेंस हो गई, टैक्स हो गया, रेंट हो गया, ये सारी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में आती हैं। मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे बिगनिंग इन्वेंट्रीज दी हुई हैं और एंडिंग इन्वेंट्रीज दी हुई हैं। बिगनिंग इन्वेंट्रीज वो इन्वेंट्रीज होती हैं जो लास्ट ईयर रिमेनिंग इन्वेंट्रीज बची हुई होती हैं, वो हम करंट ईयर में उसको ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगनिंग इन्वेंट्री ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं। और एंडिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो करंट ईयर में जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है इन्वेंट्री का, उसको हम एंडिंग इन्वेंट्रीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने से पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाएंगे, मतलब कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हुए टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाऊंगी। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ है इस गुड्स को बनाने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल यूज़, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है हमारे पास यहाँ पे, वो ओपनिंग का यूज़ करेंगे, मतलब कि लास्ट ईयर हमारे पास कितना बचा हुआ था, तो जो लास्ट ईयर बचा हुआ होगा वो हम करंट ईयर में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है 8000 का बिगिनिंग इन्वेंट्री का मटेरियल। ओपनिंग के लिए मैं ओ लिख रही हूँ 8000। फिर उसके बाद आता है कि अब मेरे पास प्रीवियस ईयर का मटेरियल था, मैंने इस ईयर अगर परचेज़ किया है मटेरियल तो मैं वो भी लिखूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास परचेसेस में 36,000 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐड कर दूँगी। ऐड परचेसेस 36,000। अगर परचेज़ करते हुए मेरे कोई ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी तो मैं उसको भी ऐड करूँगी, अगर कोई इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसको भी ऐड करूँगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इधर ट्रांसपोर्टेशन नहीं दी हुई, तो इसीलिए मैं ट्रांसपोर्टेशन ऐड नहीं करूँगी। सिंपली मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी। 44,000 ये मेरे पास आ जाएगी
टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मीन्स जो प्रीवियस ईयर की थी मटेरियल वो, और मैंने जो करंट ईयर में परचेज़ किए, उन दोनों को मैंने ऐड किया, तो मेरे पास करंटली इतना मटेरियल है यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री होगी मैं उसको माइनस कर दूँगी, कि मेरे पास ईयर के एंड में जितनी इन्वेंट्री बची हुई होगी मैं उसको माइनस कर दूँगी, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं की इस मटेरियल के लिए, वो बच चुकी है। तो मैं इधर मटेरियल एंडिंग के लिए है 8500, अगर मैं इसको माइनस करूँ 44,000 माइनस 8500, इसका मतलब टोटल जो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट ये है। अब मेरे पास टोटल मटेरियल ये है जो मैं इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया है। इसके अलावा जो इस पे लेबर कॉस्ट लगी है, लेबर कॉस्ट मेरे पास ये लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ 2/3 ऑफ, नहीं डायरेक्ट लेबर मेरे पास 15,000 है, तो 15,000 मैं ऐड कर दूंगी। फाइव ज़ीरो 500। तो डायरेक्ट मटेरियल को जब लेबर कॉस्ट से ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। अब इसमें मैं FOH मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड करूँगी, जो डायरेक्ट लेबर का 2/3 है। डायरेक्ट लेबर 15,000 का 2/3 निकालना है, तो 10,000 मेरे पास आंसर आएगा। अगर मैं इसको प्लस करूँगी तो 60,500, ये मेरी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब इसके अलावा मुझे जो ऐड करना है वो वर्क इन प्रोसेस ऐड करना है बिगनिंग इन्वेंट्री का। वर्क इन प्रोसेस वो मटेरियल होता है जो जिस पे पार्शियली काम हो चुका है और थोड़ा सा काम रह चुका है, तो उसको भी हम इस एयर किल में यूज़ करेंगे। ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का, मींस प्रीवियस ईयर का जो है वो ओपनिंग का है, 8,000 इसमें ऐड कर देंगे, 68,500। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस। मीन्स जो मेरे पास जितना भी मटेरियल था उन सब की जो टोटल कॉस्ट थी, और वर्क इन प्रोसेस ये सारा भी प्रोसेस में जाएगा, और पार्शियली जो कंप्लीट हो चुका था काम जिस मटेरियल के लिए वो भी इस प्रोसेस में जाएगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस मेरे पास आ गया। क्योंकि ये वाला मटेरियल भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो इसीलिए इसे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल रह जाएगा इस ईयर में, करंट ईयर में, हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये रिमेनिंग पार्ट है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 15,000। 68,500 माइनस 15,000, 53,500।
तो ये मेरे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इसे फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सबसे पहले फिनिश गुड्स ओपनिंग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? इसीलिए क्योंकि मेरे जो प्रीवियस ईयर का में जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं फिनिश गुड्स के, फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है और वो गुड्स या वो क्वांटिटीज़ बच चुकी हैं, तो उसको मैं इस ईयर भी यूज़ करूँगी। तो मेरे पास ये फिनिश गुड्स आ गए ओपनिंग के 7000। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि इसकी भी कॉस्ट है और जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं उसकी भी, इन दोनों को यूज़ करूँगी। ये करंट ईयर के लिए और ये प्रीवियस ईयर के फाइनेंस गुड्स हैं। मैन्युफैक्चर्ड 53500, इसको मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 60,500 आएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मेरे पास जो एंडिंग इन्वेंट्रीज रह गई होंगी फिनिश गुड्स की, मैं उसको माइनस कर दूंगी। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्रीज 10,200, $50,300। तो ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट की है। इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले मेरे पास सेल्स होनी चाहिए 72,000, माइनस करूँगी कॉक्स 50,300, टू 1700। तो ये मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैं एक्सपेंसेस माइनस करूँगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ मेरे पास एक्सपेंसेस दिए हुए हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1%, अदर एक्सपेंसेस 5%। सेल का हमें इन सब का परसेंटेज दी हुई है, रेट दिया हुआ है। अब हमें इन सब के परसेंट निकालनी है। सेल हमारे पास 72,000 थी, 3600, 1% 720। अब मैं इन सबको ऐड करके फिर यहाँ पे माइनस करूँगी 3600, 7920,
अब 21700 में से 7920 माइनस करूँगी, मेरे पास आंसर आएगा 13780, जो मेरा नेट प्रॉफिट है।